और सबसे बड़ी मेन समस्या यहाँ पर है खोड़ा में पीने के पानी की। खोड़ा जो 10 लाख की आबादी है और 2 लाख मतदाता हैं, आज खोड़ा के सामने पीने का पानी का संकट है। वहाँ के नागरिक जो हैं इस मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से इस मेहनत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार सुनने का काम नहीं कर रही। डीपीआर बनाया गया, 127 करोड़ रुपए डीपीआर में खर्च कर दिए गए, वो 127 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके। भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में अपना कार्यालय बनाया, लेकिन क्या सरकारी कॉलेज नहीं बने कहीं भी? ऐसा कुछ कहीं खोला गया? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपना एसी कार्यालय हर जिले में बनाने का काम किया। आम जनता से उसे कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ सत्ता और सरकार से सुख भोगने से मतलब है। आप देखिए हर जिले में कार्यालय तो बन सकते हैं, आप देखिए कहीं भी देखिए हर जिले में एसी कार्यालय हो गए, उनके लिए हो गए, लेकिन आम जनता कहाँ जाए? दर की ठोकरी बनाए। दिल्ली में ये टीबी अस्पताल में जाएगी, ये सरकारी अस्पताल में जाएगी, यहाँ सरकारी अस्पताल नहीं। एमएमजी की अस्पताल की हालत देखिए, एक सरकारी अस्पताल है यहाँ पर, उसकी हालत देख लीजिए। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आप यही सामने यहीं प्राइमरी स्कूल है, बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ते हैं, बेंच है नहीं, पूरा भवन टूटा हुआ है। और प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, वहाँ पर जहाँ फीस बहुत बड़ी महंगी है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। आम जनता कहाँ जाए? स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होनी चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। लेकिन चुनाव जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है? धर्म के नाम पर होते हैं, जाति के नाम पर होते हैं, क्षेत्रवाद के नाम पर यहाँ पर चुनाव किया जाता है। चुनाव मुद्दा ये होना चाहिए। मेरे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा में। हम निकले थे पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए कि लोगों का रुझान क्या है, 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, जनता क्या चाहती है, जनता की चाहत क्या है, और यूपी किसको मांग रहा है, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है। तो साहिबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी होने वाले हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र यादव एडवोकेट जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि साहिबाबाद में किस तरीके की राजनीति हो रही है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, और जनता क्या चाहती है, क्या जनता बदलाव चाहती है या नहीं चाहती। क्योंकि बड़ी बात है कि इस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का लगातार 25 सालों से कब्जा है और उन्हीं के विधायक हैं, उन्हीं के सांसद हैं, उन्हीं के मेयर हैं। लेकिन इनके लिए बड़ी चुनौती होगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को मात देते हैं। वीरेंद्र यादव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मिलर टाइम्स में। धन्यवाद बहुत बहुत। आपके क्या मुद्दे हैं साहिबाबाद विधानसभा में, क्योंकि कैसे आप चुनौती कबूल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, 25 सालों से उसका कब्जा है इस सीट पर। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है 25 सालों से कब्जा होने का, बिल्कुल सही कहा आपने कि उनके सांसद, उनके विधायक, उनके मेयर, उनके पार्षद 25 साल से इस गाज़ियाबाद पर हैं। लेकिन उन 25 सालों का आप इतिहास उठा के दीजिए, उन्होंने ऐसा कोई भी काम करने का काम नहीं किया कि वो एक जनप्रतिनिधि की सवाल को संसद में उठा सकें या विधानसभा में उठा सकें या नगर निगम में उठा सकें। आज जो गाज़ियाबाद और साहिबाबाद, विशेषकर मैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, कि ऐसे हालात हैं कि यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी विकास हुए पूर्ववर्ती सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए, 2012 से 2017 की सरकार थी यहाँ पर, जितने भी आप देखेंगे, जबकि उनका यहाँ पर कोई विधायक नहीं था, उनका कोई सांसद नहीं था, कोई जनप्रतिनिधि नहीं होने के बाद भी कम से कम उन्होंने 22,000 करोड़ रुपए की योजनाएं इस गाज़ियाबाद की धरती पर उतारने का काम किया। जहाँ तक बदलाव की बात है तो 2022 में आम जनता, आप जाइए जनता के बीच में, जनता के बाद जाइए, उनके मुद्दे पूछिए क्या है। जनता बदलाव चाहती है, जनता को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए। आज रोज़गार ख़त्म हो चुका है, नौजवान बेरोज़गार होकर घूम रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, व्यापार ठप हो चुका है। आप देखिए ना नोटबंदी के सवाल पर, नोटबंदी का क्या सवाल हुआ, नोटबंदी से हुआ बैंकों में लाइन में लोग खड़े रहे। ये साहिबाबाद का क्षेत्र है, ये ज़्यादातर माइग्रेटेड लोगों का क्षेत्र है। यहाँ पर पूरा देश आकर बसता है, पूरे देश के लोग यहाँ पर बसते हैं। पूर्वांचल, मिथिलांचल, बिहार, यानी कि पूरा देश यहाँ पर है। तो उसकी क्या आम समस्याएँ हैं, कभी इन्होंने समझने का काम नहीं किया इस यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने। मेरा तो ये सवाल है, आप विकास को आप घूम के देखिए एक बार कि साहिबाबाद में क्या विकास हुआ। बहुत बड़ी क्या नाम आर्टिकलें दिख जाएंगी आपको, बहुत बड़े भवन दिख जाएंगे, लेकिन विकास जो है वो ज़मीन पर दिखना चाहिए कि मूलभूत सुविधाएं क्या हैं, अस्पताल हैं कि नहीं हैं, बच्चों के स्कूल हैं कि नहीं हैं। क्या एक भी स्कूल बनाने का इन्होंने काम किया? 25 साल से आपने बताया कि कब्जा इनका है, कभी इन्होंने सोचने का ऐसा काम नहीं किया। प्राइवेट अस्पताल बनते गए, लेकिन आम आदमी के जीवन से दूर। आम आदमी का बच्चा कहाँ जाए? आप बताइए, दिल्ली जाकर अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। आज भी बच्चे दिल्ली जाकर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।
क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बन पाई उत्तर प्रदेश में इनकी 22 सालों में या 25 सालों के अंदर कि इनके जनप्रतिनिधि होने के बाद भी कोई सवाल उठा के नहीं पाया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं हर जगह, तो क्या ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है? ऐसा कोई कार्य इस गाजियाबाद में तो मैं दिखता नहीं है जी। मेडिकल कॉलेज हुआ है, कहीं भी आप देख लीजिए। सरकारी अस्पताल की मांग पिछले 20 सालों से यहाँ पर है, सरकारी अस्पताल बनाया जाए। बड़े बड़े अस्पताल, ये प्राइवेट अस्पताल हैं, यशोदा अस्पताल है, मैक्स हॉस्पिटल खुला, यहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनकी कई कई ब्रांचें खुल गई। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी, आपको बता देना चाहता हूँ जानकारी के लिए, कि स्वास्थ्य मंत्री भी इस गाजियाबाद जनपद के हमारे, उसके बाद भी यहाँ पर एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी मांग थी कि यहाँ जो 10 लाख मतदाता हैं और 25 लाख की आबादी है यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ पर एक अस्पताल की बहुत ही ज़रूरत मांग थी कि आम जनता, जो गरीब जनता है, उन बड़े अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा पाती, वो इन छोटे कहाँ जाए सरकारी अस्पतालों, उसे दिल्ली जाके भागना पड़ता है, या इलाज ना मिलने के कारण उसे दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, और इलाज ना होने के बाद अपना जीवन देना पड़ता है, परिवार के सदस्य चले जाते हैं। आप कोरोना काल का देख लीजिए, कोरोना काल में क्या हुआ कि लाखों लोग यहाँ से पलायन कर गए। कम से कम लोगों के पास ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, यहाँ के लोगों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास फ़ोन आते गए, किसी ने कोई किसी की मदद नहीं करने का काम किया। अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन मिल पाई, सारे अस्पताल आप देखिए, बड़े बड़े अस्पताल थे, लाखों रुपए में उनकी वो थे शुल्क, लेकिन सब अस्पतालों ने लूटने का काम किया। कहीं भी गरीब आम आदमी को इलाज नहीं मिल पाया। कम से कम हज़ारों लोग इस गाजियाबाद से चले गए। सरकार ये भी कह रही है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत ठीक हो गई है, कि गुंडे भाग गए हैं प्रदेश छोड़कर। क्या ऐसा गाजियाबाद में है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो? कानून व्यवस्था का सवाल, आप जिस मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं ना, योगी जी के खुद योगी जी के ज़िले में, जनपद में, उनके शहर में एक व्यापारी की हत्या होटल में हो जाती है, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? एक बिटिया की हत्या हो जाती है, उसे रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। आगरा में चलती कार में बलात्कार हो जाता है, गैंग रेप की घटनाएं हो जाती है, लेकिन कोई नहीं। थाने में व्यापारी को पीट कर मार दिया जाता है। यहाँ अपराध की बात कर रहे हैं, अपराध उससे बहुत ज़्यादा चरम पर है। आप गाजियाबाद की बताइए, आज ही ब्रज बिहार में आज ही एक हत्या हुई है। लेकिन फिर भी गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर रात के 12 बजे भी कोई लड़की सोना लेके निकलती, गहना लेके, तो सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। बड़ी बात कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? 12 बजे गहना लेकर या हमारी बहन बेटी जाए, मैं कह रहा हूँ सरेआम रोज़ यहाँ पर राहजनी होती है, चैन स्नैचिंग होती है। आप कभी गाजियाबाद का अपराध का दिखा दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश का दिखाइए कि राहजनी, क्या वो देखना नहीं चाहते? क्या यहाँ की जो पुलिस है और ये थाने में जो है, ये जो यहाँ का लोकल प्रशासन है, वो देखता नहीं है क्या? रोज़ कितनी चैन की घटनाएं हो रही हैं, रोज़ कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितनी बलात्कार की घटनाएं घटी जा रही हैं। उन अपराध को इसे छिपाने का काम करते हैं, इनका कोई काम नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है पूरे उत्तर प्रदेश में, और गाजियाबाद में विशेष कर कह रहा हूँ, रोज़ चैन लूटने की घटनाएँ होती हैं, और कहीं कोई पकड़ा जाता हो, कहीं कोई, मैं तो आज तक मैंने कोई ऐसा रिकॉर्ड दिखा दे पुलिस प्रशासन कि हमने चेन स्नेचर को पकड़ा है और इसे हमने सजा दिलाने का काम किया। सब इनकी प्रशासन की नाक के नीचे किया जाता है। अपराधी घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि जितने अपराध उत्तर प्रदेश में हुआ करते 2017 से पहले, अब नहीं हो रहे हैं, अब गुंडे यहाँ पर है ही नहीं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। इस पर क्या कहेंगे? मैं केशव प्रसाद मौर्य जी की बात पर बहुत मुझे हास्यास्पद लगती है कि जितने भी गुंडे और अपराधी थे, जिन्हें वो कहते थे कि समाजवादी पार्टी में, यही कहा जाता था कि हमेशा समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि गुंडे अपराधियों की पार्टी है, वो सारे गुंडे अपराधी कहाँ हैं? अब भारतीय जनता पार्टी हैं, उसके लोग उनके सदस्य बन गए हैं। योगी जी पे कितने मुकदमे हैं, केशव प्रसाद मौर्य पे कितने मुकदमे हैं? इस सरकार ने तो अपने मुकदमे वापस लेने का काम किया कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने, यहाँ के गृह मंत्री ने, सबने अपने मुकदमे वापस लेने का काम किया। तो ये अपराध की बात कम करने की बात करते हैं कि गुंडे अपराधी कहाँ गए, कहाँ हैं? आप देखिए, जब सरेआम हत्याएं हो रही हैं, व्यापारियों से लूट हो रही है, व्यापारियों को थाने में मार दिया जाता है, कस्टडी में मौत उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर 1 हो गया है कि आप किसी भी आम इंसान को पकड़िए, थाने में ले जाइए, टॉर्चर कीजिए, उसकी हत्या कर दीजिए, परिवार को किसी को पता नहीं लग पाएगा। व्यापारी से सरेआम पुलिस, आप जाइए होटल में जाइए, व्यापारी को हत्या कर दी जाती है। सरेआम बच्ची से बलात्कार होता था,
लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार के अंदर। ये सब झूठ का पुलिंदा है। ये झूठ का पुलिंदा आज तक सरकार चलाते आए हैं। ये जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं और जनता को हमेशा छलावे में इन्होंने ठगने का काम किया है। आज तक जनता इनसे सिर्फ ठगी जा रही है। आज जनता बहुत परेशान है, त्राही त्राही कर रही है। जनता, आम जन बहुत परेशान है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। कल एक वीडियो आई कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षक नौकरी मांग रहे थे, जो सरकारी पदों पर भर्तियां भी रुकी हुई हैं, खाली हैं पद, उन पर भर्ती किया जाए, लेकिन पुलिस दौड़ाता है और उनको पीट रही थी। उस पर क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी है? आप शिक्षा का हाल देख लीजिए और बेरोजगार को हाल दीजिए। अभी इससे पहले टीईटी की परीक्षा हुई है। आप देखिए कि जितनी भी परीक्षाएं अब तक उत्तर प्रदेश में इस सरकार में हुई हैं, या तो वो परीक्षा लीक करके, क्योंकि ये नौकरियां देना ही नहीं चाहते। सरकार नौकरी देना नहीं चाहती क्योंकि सरकार पर नौकरी है ही नहीं। क्योंकि ये सरकार, बिल्कुल सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था फेल है कि आप पेपर लीक करवा देते हो जिससे रोजगार नहीं देना पड़े। 21 लाख बच्चे नौकरी क्या नाम आवेदन किया 21 लाख बच्चों ने। उसके बाद भी हमेशा क्या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं? ये प्रशासनिक फेलियर नहीं है कि कौन लीक करता है? प्रशासन के लोग ही तो होंगे। कौन मिली भगत लोग हैं? राजनीतिक संरक्षण के लोग ही तो होंगे। बीजेपी के भाई का नाम आया उसमें। मैं कहता हूँ यही राजनीतिक संरक्षण के लोग हैं जो इन्होंने पर्चा लीक किया। यही एक नौकरी की नहीं, इससे पहले जितनी भी नौकरियां निकाली गई, जितने आवेदन किए, क्योंकि ये नौकरियां है ही नहीं। सिर्फ झूठा वादा किया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे हर साल। ये सब झूठा और छलावा है। नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां देना नहीं चाहते, इनकी इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। अब देखिए रात की घटना आपने जैसे बताया कि 59,000 शिक्षक भर्ती, सिर्फ एक, क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? मार्च करने का अधिकार नहीं है? फिर लोकतंत्र बचा कहाँ है कि हम अपनी बात नहीं कर सकते? एक तो भर्ती नहीं हो ले रहे, अगर हम अपनी बात करते हैं तो उससे लाठी डंडों से पीटा जाता है। ये पहली घटना नहीं है। अब तक 5 साल होने को हुए, 4.5 साल इस सरकार को बीत गए हैं। जब भी नौजवान नौकरी के लिए मांग करने गया है, उसे लाठी मिली है, उसे डंडे मिले हैं, उसके साथ बदसलूकी हुई है, उसका अपमान झेलना पड़ा है। आज देख लीजिए 4.5 साल में इन्होंने कितनी नौकरी देने का काम किया। कहते थे करोड़ों लोगों को नौकरी देंगे। रोजगार नाम की इस सरकार में कोई चीज़ नहीं, क्योंकि सरकार चलाने वाले नहीं है, क्योंकि ये सरकार चलाने लायक नहीं, क्योंकि ये सरकार जो है सिर्फ कुछ लोगों की, चंद लोगों की है सरकार। इन्हें आम जनता से कोई लाभ नहीं। नौजवान आज बेरोजगारी की घूम रहा है, बेरोजगारी की दर की ठोकरें खा रहा है। और 45 साल में आपने खुद आंकड़े देखा, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर आज देश के अंदर है। एक लास्ट सवाल आपसे लूँगा कि आप का जो विधानसभा साहिबाबाद, इससे लगे किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब कृषि कानून वापस हो गया, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वापस ले रहे हैं, तो क्या इसका असर अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा कि फिर से जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थे, आंदोलन कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे? ऐसा कोई नहीं, क्योंकि जनता और किसान सब परेशान है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है जिसका कोई सवाल नहीं है। किसानों की बात है, 3 काले कानून थे, ये सरकार ने भी माना, सरकार ने उसे वापस लिया। अगर वो काले कानून नहीं थे तो वापस क्यों लिया? यहाँ 1 साल हो गए, 700 किसानों की शहादत हुई है। क्या सरकार माफ़ी मांगेगी? क्या उनके परिवार को मुआवजा देगी? क्या उनके जो मुकदमे हुए हैं जिन किसानों के ऊपर, उनके वापस लेगी? बात सवाल किसान की रोजी रोटी का है। किसान आज भी वहीं खड़ा है। कृषि कानून जो लेके आए थे ये लोग पूंजीपतियों के लिए लेके आए थे, कोई किसानों के भले के लिए नहीं लेके आए थे। ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों का भला कहाँ हुआ इस कृषि कानून से? कृषि कानून लेके आई सरकार, मोदी सरकार कृषि कानून लेके आई और कृषि कानून उन्होंने वापस ले लिया। किसानों का भला जब ही होगा जब उनकी फसलों का उचित दाम मिले, उन्हें एमएसपी गारंटी कानून बने। किसान जो है अन्न उपजाता है, सर्दी गर्मी बरसात में वो अन्न उपजाता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके फसलों का कहाँ मिलता है? बिचौलियों के पास जाता है। सारे जो उसका दाम है उसे कुछ नहीं मिल पाता, उसे चंद रुपए मिल पाते हैं, बिचौलिए खाते हैं। आज भी वही व्यवस्था है जो किसान आज बैठा हुआ है। जहाँ तक बात आपने कहा चुनाव में जाने की, एक बार चले के जाएं, किसान बिल्कुल परेशान है, आम इंसान परेशान है इन लोगों से। भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुँह के खाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है। किसान भी समझ चुका है, नौजवान भी समझ चुका है, बेरोजगार भी समझ चुका है और मजदूर भी समझ चुका है। हर जाति धर्म के लोग समझ चुके हैं ये सरकार किसी की नहीं है, ये सरकार सिर्फ चंद लोगों की सरकार है। इस सरकार ने लोगों के जीवन पर संकट पैदा कर दिया। लोगों के जीवन का अर्थ खत्म हो चुका है कि कैसे अपनी रोजी रोटी कमा सकें, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकें, कैसे बच्चों का भविष्य सुधार सकें। ऐसी संकट आ गया है कि आज रोजी रोटी का संकट है। इसलिए ये सरकार, अब जाने वाली ये सरकार चली जाए,
हम चाहते हैं कि 2022 में बदलाव होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार आम जनता की सरकार होगी। आपकी विधानसभा साहिबाबाद में क्या मुद्दे हैं लोगों की, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे, आपको क्या लगता है? जहाँ तक साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात है, सबसे पहले तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है सरकारी अस्पताल का है कि यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल बने, क्योंकि यहाँ पर जो माइग्रेटेड लोग यहाँ पर ज़्यादा निवास करते हैं, आम मलिन बस्तियों में रहने वाले और बहुत छोटे तबके के लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करा पा सकते। बहुत समय से ये मांग है कि सरकारी अस्पताल साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में बने, लेकिन जितनी भी सरकारें आईं, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई ध्यान देने का काम नहीं किया। सिर्फ ज़मीन ढूंढते रह गए कि आज ज़मीन यहाँ वसुंधरा में ढूंढ रहे हैं, आज इंदिरापुरम में ढूंढ रहे हैं, आज सिकंदरपुर में ढूंढ रहे हैं। सिर्फ जनता को ठगने का काम किया और सिर्फ प्राइवेट अस्पताल खोलने का काम किया। सबसे बड़ी मांग सरकारी अस्पताल की है। दूसरी मांग यह है कि यहाँ बालक और बालिकाओं के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने। ये भी मांग बहुत दिन से है। मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि यहाँ पर जो एजुकेशन हब बना गाज़ियाबाद, लेकिन और साहिबाबाद भी बना एजुकेशन हब, लेकिन सब प्राइवेट संस्थान पूंजीपतियों के बने। आम आदमी का, इंसान का बच्चा कहाँ पढ़े, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सरकारी कॉलेज होना चाहिए। बहुत दिन पहले यहाँ सिर्फ एक सरकारी कॉलेज था, LR कॉलेज। उसके बाद बहुत सालों से यहाँ पर, कम से कम मैं मानता हूँ 30-35 सालों से यहाँ सरकारी कॉलेज की मांग है, और जबकि आबादी बहुत बढ़ गई है। 25 लाख से ज़्यादा आबादी हो गई है, 10 लाख से ज़्यादा मतदाता हो गया है। तो सबसे बड़ी यही मांग थी कि ये सरकारी अस्पताल बने और उसके बाद एक सरकारी कॉलेज बालिकाओं के लिए यहाँ पर बने। और सबसे बड़ी मेन समस्या यहाँ पर है खोड़ा में पीने के पानी की। खोड़ा जो 10 लाख की आबादी और 2 लाख मतदाता हैं, आज खोड़ा के सामने पीने का पानी का संकट है। वहाँ के नागरिक जो हैं इस मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से इस मेहनत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार सुनने का काम नहीं कर रही। DPR बनाया गया, 127 करोड़ रुपए DPR में खर्च कर दिए गए। वो 127 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके, लेकिन उनकी मांग कहीं मानी नहीं गई। आज खोड़ा जो है नगर पालिका है, उसमें पीने के पानी की बहुत समस्या। हमने इस मांग को उठाया, उसमें खोड़ा नगर पालिका पे धरना भी दिया कि खोड़ा की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि आम नागरिक का और आम जीवन का सिर्फ एक मूलभूत सुविधा है कि पानी तो मिले, तो पीने का पानी आज तक नहीं मिल पाया। आप एक मांग मैं बताऊँ, हिंडन नदी पर है। हिंडन नदी पर समाजवादी पार्टी की सरकार में 3 पुल समाजवादी पार्टी सरकार ने देने का काम किया। आज हिंडन पे एक पुराना पुल है जो 100 वर्षों का पुल था, वो टूटा पड़ा है। 4.5 साल हो गए सरकार को, कोई सुध नहीं ले पाई। 4.5 साल में एक पुल नहीं बना पाई ये सरकार। इसलिए मेरी मांग है कि जो साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है, वो एक सरकारी अस्पताल जरूर बने, बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज बने और कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज बने, और खोड़ा में जो पीने के पानी की मांग है उसको पूरा किया जाए। ये मेरी प्राथमिकता इस सरकार में होगी। जब हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में अपना कार्यालय बनाया, लेकिन क्या सरकारी कॉलेज नहीं बने कहीं भी? ऐसा कुछ कहीं नहीं खोला गया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपना AC कार्यालय हर जिले में बनाने का काम किया। आम जनता से उसे कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ सत्ता और सरकार से सुख भोगने से मतलब है। आप देखिए हर जिले में कार्यालय तो बन सकते हैं, आप देखिए कहीं भी देखिए, हर जिले में AC कार्यालय हो गए, उनके लिए हो गए, लेकिन आम जनता कहाँ जाए? दर की ठोकरी खाएँ। दिल्ली में GTB अस्पताल में जाएगी, ये सरकारी अस्पताल में जाएगी। यहाँ सरकारी अस्पताल नहीं। MMG की अस्पताल की हालत देखिए, एक सरकारी अस्पताल है यहाँ पर, उसकी हालत देख लीजिए। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आप यहीं जाइए, सामने यहीं प्राइमरी स्कूल है, बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ते हैं, बेंच है नहीं, पूरा भवन टूटा हुआ है। और प्राइवेट स्कूल के चले जाइए वहाँ पर, जहाँ पर फीस बहुत महंगी है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। आम जनता कहाँ जाए? इसलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि हम ये सरकारें जो किस लिए आती हैं, सरकार और ये जनप्रतिनिधि क्यों बनते हैं? जब वोट लेना होता है ये जनप्रतिनिधि, तो बच्चे सबकी भलाई की बात करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे। सिर्फ झूठे वादे और सिर्फ ये कहते हैं। प्राथमिकता ये होनी चाहिए, मुद्दे असली होनी चाहिए आम जनता के। रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है। रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा होना चाहिए कि नौकरी कैसे मिलेगी बच्चों को, रोजगार का सवाल पैदा कैसे होगा। रोजगार देने की बात कोई नहीं करता। आज नौजवान दर के ठोके भर रहे हैं। लाखों नौकरियां इस कोरोना काल में चली गई, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, उनका हित कैसे बचेगा, इसकी बात कोई नहीं करता। तो मेन मुद्दे होते हैं, मुख्य मुद्दे जो होने चाहिए से सरकार, किसी भी सरकार के, सरकार चाहे हमारी समाजवादी पार्टी की बने, चाहे किसी भी सरकार किसी बने, सबसे मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि आम जनजीवन कैसे सुधार हो, आम जन का जीवन में कैसे सुधार आए, उनको मूलभूत सुविधा कैसे मिल पाए, कि उनके पास पीने का पानी हो, रोजगार हो, उनको भोजन उपलब्ध पाए, उनके बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा स्कूल मिल पाए, कैसे उनकी एजुकेशन बढ़ पाए, सरकारी अस्पताल उनको मिले, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य में मिल पाए।
स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होनी चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। लेकिन चुनाव जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है, धर्म के नाम पर होते हैं, जाति के नाम पर होते हैं, क्षेत्रवाद के नाम पर यहाँ पर चुनाव किया जाता है। चुनाव मुद्दा ये नहीं चाहिए। तो मेरी पहली प्राथमिकता इस साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी कि नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, एक सरकारी अस्पताल बने, खोड़ा में पानी पीने का पानी आए, और लड़के और लड़कियों के लिए, बालक और बालिकाओं के लिए एक सरकारी इंटर कॉलेज या कॉलेज, डिग्री कॉलेज की यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत है, उसे पूरा किया जाए। ये हैं वीरेंद्र यादव जी, जो साहिबाबाद विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं समाजवादी पार्टी से। इन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के रैली में लोगों का जनसैलाब आ रहा है वो उत्तर प्रदेश में बदलाव लाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वो जनता जो आ रही है अखिलेश यादव को देखने, उनको सुनने, क्या 2022 में वोट में तब्दील होगी वो भीड़ या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, जिसकी वजह से यूपी चुनाव की वजह से कानून वापस लिया गया, लेकिन फिर भी किसान नाराज़ हैं। 1 साल तक उनको बैठाया गया रोडों पर और वो परेशान रहे, सारी परेशानियां झेले, उनके ऊपर लाठी बरसाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब 2022 में देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है, जनता किसको वोट देती है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com